जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर फोर स्टार्ट करते हैं भाई। लेक्चर साथ साथ कवर करें और आप बिल्कुल कोई लेट हो गया तो अगले वाले लेक्चर भी अपलोड हो गए होंगे आप तो जल्द से जल्द कवर करें इसको, प्लीज सुस्ती नहीं करनी। आखिरी दिनों में फिर याद करने वाली चीजें होती हैं, वो फिर मसला हो जाता है। अच्छा, कल हम ना एक न्यूमेरिकल किया था हमने, पहला एग्जाम लेवल न्यूमेरिकल कि कामरान एक साहब हैं जिन्होंने किधर था, कामरान एक साहब हैं, उन्होंने ये इनकम्स कमाई हैं, ठीक है। अब इसने सैलरी भी कमाई, बिजनेस भी कमाया, कैपिटल गेन भी कमाया, अदर सोर्स भी कमाया। ये आ गई टोटल इनकम। टोटल इनकम में से ज़कात माइनस करते हैं तो क्या आ जाती है? टैक्सेबल इनकम। अच्छा, अब यार ये जो है ना चारों चीजें, इनको कल हमने कहा था हेड्स ऑफ इनकम। तो बोलो इनका क्या नाम है? हेड्स ऑफ इनकम। इनका क्या नाम है? हेड्स ऑफ इनकम। सैलरी एक हेड ऑफ इनकम है, बिजनेस एक हेड ऑफ इनकम है, कैपिटल गेन एक हेड ऑफ इनकम है, अदर सोर्स एक हेड ऑफ इनकम है। तो इनको हेड्स ऑफ इनकम कहते हैं। क्लियर? अच्छा, हेड्स ऑफ इनकम को जब जमा कर लेते हैं ना, नौकरी कर रहा है 3 लाख कमा रहा है, कारोबार से 5 लाख कमाया, शेयर बेच के 50,000 कमाया, कोई अदर सोर्स कमा ली इनके अलावा कोई इनकम। मिसाल के तौर पे इसकी अपनी शादी थी, सलामी मिल गई। अब शादी पे वलीमे पे सलामी मिलना कारोबार है? खुदा का हो, ये कारोबार तो नहीं है इसका अपना वलीमा कराना। तो अपने वलीमे पे इसको सलामी मिल गई, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। नौकर लग गया शादी पे? नहीं नहीं, नौकर नहीं लगा। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये किसी हेड में नहीं गिर रही। तो टोटल इनकम आ गई आपकी 8,60,000, इसमें से आपने ज़कात माइनस की, ये आपकी टैक्सेबल इनकम आ गई। अब आप तीन अल्फाज याद कर लें, तीन अल्फाज याद कर लें जो लिखने की आपको जरूरत नहीं है, जबानी बस जहन में रख लें। सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, इनको क्या कहते हैं? एक्सेलेंट, हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम को जमा कर दें तो इसको क्या कहते हैं? इसमें से ज़कात माइनस कर दें तो इसे क्या कहते हैं? टैक्सेबल इनकम। अच्छा, ज़कात के लिए एक टेक्निकल लफ्ज सुनो। ज़कात के लिए एक टेक्निकल लफ्ज ऐड करा रहा हूं आपको, कल आपने रजिस्टर पे नोट किया होगा, वहीं जाके ब्रैकेट में लिख लें। ज़कात के लिए टेक्निकल लफ्ज है डिडक्टेबल अलाउंस। बोले बोले, ये एक टेक्निकल लफ्ज है। सर इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है डिडक्टेबल अलाउंस की। बस ज़कात का मुश्किल सा नाम डिडक्टेबल अलाउंस लॉ मेकर ने इसलिए रख दिया है ताकि लोग जो आम हैं टैक्स पढ़े तो उनको समझ ना आए, लेकिन जो टैक्स पढ़ते हैं उनके सामने जब डिडक्टेबल अलाउंस बोला जाता है तो वो हंसते हैं और कहते हैं अच्छा ज़कात की बात हो रही है। तो मुश्किल सा नाम है डिडक्टेबल अलाउंस। लेकिन अगर आप नोट करें तो ये फिक्रा एक सेंस भी क्रिएट कर रहा है। डिडक्टेबल, डिडक्ट हो रहा है ना, एडेबल, यहां इस टाइप की तो कोई लफ्ज नहीं लिखा हुआ, ऐड हो रहा है। डिडक्टेबल, एडिट नहीं लिखा हुआ। डिडक्टेबल इसलिए कि डिडक्ट हो जाती है ज़कात। डिडक्टेबल क्यों लिखा हुआ है? डिडक्ट करने की इजाजत है, डिडक्टेबल। डिडक्टेबल जैसे कॉलेज वाले आके आपको आके कहते हैं परमिसेबल, हम आपको परमिट करते हैं कि आप कॉलेज में आके क्लास ले लें, आपने फीस जमा करा दिया। सिमिलरली डिडक्टेबल वहां से डिराइव हुआ है। तो लॉ मेकर खुशी से ज़कात माइनस करने की इजाजत देता है, इसलिए इसका नाम हो गया है डिडक्टेबल अलाउंस। अलाउंस एक लफ्ज उसने अपनी तरफ से ऐड किया, डिडक्टेबल असल में है, तो ज़कात इज डिडक्टेबल अलाउंस। ओके, दीज फोर आर हेड्स ऑफ इनकम। द टोटल ऑफ दीज फोर इज, टोटल इनकम में से ज़कात माइनस कर दें, टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम पे रेट लगा दें, टैक्स निकल आएगा आपका। क्लियर? ओके। अच्छा जी, अब हम और प्रैक्टिस करते हैं। एक ना बड़ा मजे का इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, वो आपने बड़े गौर से सुनना है। किताब इंशाल्लाह ट्यूसडे तक आ जाएगी। तो ये जो है ना, देखें आप, पेज आपके सामने दो हैं, एक पेज 30 है, एक पेज 31 है। तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। एक आपके पास पेज 30 है, एक है आपके पास पेज 31। ये पेज 30 और पेज 31 में क्या फर्क है इसको मैं एक्सप्लेन थोड़ी देर में करता हूं। कब पेज 30 वाले टैक्स रेट लगाना है, कब पेज 31 वाला टैक्स रेट लगाना है, इसको भी मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन मैं छोटे छोटे सवाल आपसे पूछने लगा हूं, छोटे छोटे सवाल आपसे पूछने लगा हूं। ये हो गया जी पेज 30, और पेज 31 में ऐसे खोल लेता हूं जरा, मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी। ये हो गया पेज 31। ओके, पहली चीज बताओ यार, पेज 30 वाला जो टेबल है, ये पेज 30 वाला टेबल है, इसमें सीरियल कितने नजर आ रहे हैं आपको? 8। 8। इधर आए, आपको सीरियल कितने नजर आ रहे हैं? 12। पहला फर्क ये हो गया। अच्छा, अब मैं एक मिसाल देता हूं आपको। ये छोटा सा टेबल है पेज 30 वाला, ये छोटा सा टेबल है। पेज 31 वाला जरा बड़ा टेबल है, 12 सीरियल है इसमें। नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू पीपल इज, एक बंदा कहता है मैंने पैसे कमाए हैं
4 मिलियन। कितने पैसे कमाए हैं? 4 मिलियन। 4 मिलियन पता है कितने होते हैं? 4 के बाद 6 दफा सिफर लगा दो, 4 मिलियन। एक बंदा कहता है मैंने 4 मिलियन कमाया है। अब जरा जाके देखो आप कि 4 मिलियन किस सीरियल में गिर रहा है। पेज 30 पे 4 मिलियन किस सीरियल पे गिर रहा है? एक्सेलेंट। यार 4 मिलियन ना वो छोड़ो परे, थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। अभी मैं बिल्कुल बेसिक्स की बात कर रहा हूं। तो 4.5 मिलियन कर लेते हैं। 4.5 मिलियन। एक बंदा कहता है यार मैंने 4.5 मिलियन कमाए हैं। 4.5 मिलियन। तो 45000000 को ढूंढो, ये कहां पे गिर रहा है? सीरियल नंबर 7 में। सीरियल 7 में देखो 4.5 मिलियन आ रहा है। इस पे रेट कितना है? 6,20,000 जमा 30%। तो जो पहले सफे वाला पेज 30 वाला छोटा टेबल है, उस छोटे टेबल में जो बंदा 4.5 मिलियन कमाए उसके लिए रेट है 30%। बस सुनते रहे बातें। अगले सफे पे आए। अगले सफे पे जरा मैं 4.5 मिलियन मुझे ढूंढने में हेल्प कराएं। ये जो पेज 31 है, जो बड़े वाला टेबल है, यहां 4.5 मिलियन ढूंढने में हेल्प करवाएं। किस सीरियल में गिर रहा है? सीरियल 6 में गिर रहा है। सीरियल 6 में देखो 3.5 मिलियन और 5 मिलियन के दरमियान आएगा 4.5 मिलियन। 45000000। यहां 45000000 कमाने वाले के लिए टैक्स रेट बताओ कितने परसेंट है? 20%। अब आप मुझे चीज बता दो कि कौन सा टेबल आप अगर टैक्स जमा कराना चाहो तो आपका कौन सा टेबल देख के अच्छी फीलिंग आ रही है, यार ये तो मजे लगे हुए हैं मेरे? हाँ, टेबल 2। अगले सफे वाला टेबल जो पेज 31 पे है, जो बड़े वाला टेबल है, ये टेबल देख के आपको मजा आ रहा है, यार जबरदस्त है भाई, मेरे मजे लगे हुए हैं। मैं सिर्फ कितने परसेंट टैक्स जमा कराऊंगा? 20%। इस अमाउंट को छोड़ो जो साथ लिखी हुई है। मैं कितने परसेंट टैक्स जमा कराऊंगा? 20% टैक्स जमा कराऊंगा। तो पहली बात तो आप अपने रजिस्टर पे ये लिखें कि टेबल 2 में टैक्स कम निकला करेगा। टेबल 2 अगर यूज करेंगे तो टैक्स कम निकला करेगा। पानी देना, ये पढ़ा हुआ आगे। और टेबल 1 यूज करेंगे तो टैक्स ज्यादा निकलेगा। टेबल 2 यूज करेंगे तो टैक्स कम निकला करेगा, टैक्स पेयर को खुशी हुआ करेगी। टेबल 1 यूज करेंगे तो टैक्स ज्यादा निकलेगा। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि आप हमेशा कौन सा टेबल लगाने की कोशिश किया करोगे? टेबल 2, क्योंकि आप टैक्स पेयर हो। आपको इमरान खान से चलो मोहब्बत तो है, लेकिन इतनी मोहब्बत नहीं है कि इमरान खान को आप पैसे भी अपने घर से दे रहे हो। तो आप टेबल 2 लगाना ज्यादा पसंद करोगे, क्योंकि टेबल 2 में जो टैक्स रेट है वो कम है। लेकिन मोहतरम, टेबल 1 या टेबल 2 लगाना हमारी मर्जी पे नहीं है। उसके बारे में भी लॉ में स्पेसिफिक गाइडेंस अवेलेबल है। कौन लोग टेबल 1 लगाएंगे, कौन लोग टेबल 2 लगाएंगे, उसके बारे में लॉ में बड़ी स्पेसिफिक गाइडेंस अवेलेबल है। किसने टेबल 1 लगाना है, किसने टेबल 2 लगाना है। ओके, इसको अब हम मिसाल से समझते हैं, किसने टेबल 1 लगाना है, किसने टेबल 2 लगाना है। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूं। एक कल एग्जांपल हमने की थी, इसका नाम रख देते हैं एग्जांपल 1, कामरान वाली। दूसरी एग्जांपल करते हैं जी, एग्जांपल 2, मिस्टर उमर। ठीक है जी। मिस्टर उमर कहते हैं यार आईएफएस यूज कर लूं, परेशान तो नहीं होगे? इससे क्या मुराद होगा? इनकम फ्रॉम सैलरी। चलो मैं पूरा लिख देता हूं अभी। मिस्टर उमर कहते हैं जी मैंने इनकम फ्रॉम सैलरी कमाई है 900,000। क्लियर? फिर मैंने इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाई है 7 लाख, 6 लाख कर लो। फिर मैंने इनकम फ्रॉम, भाई ऐसी चलाओ, कैपिटल गेन कमाई है 50,000। फिर मैंने इनकम फ्रॉम, बोलो 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 बोलो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये कमाई है मैंने 30,000। पकड़ो कैलकुलेटर और टोटल इनकम बताओ। 1580,000। 1580,000 इसकी टोटल इनकम आ गई। इसमें से माइनस करो डिडक्टेबल अलाउंस, जिसे कहते हैं ज़कात। मिसाल के तौर पे ज़कात इसने दी 10,000, तो इसकी टैक्सेबल इनकम आ गई 1570,000। इसको नोट करें, आधे मिनट से ज्यादा ना लीजिएगा। चल पड़े इसी, इधर ही रखा करो रिमोट। टैक्सेबल इनकम तक नोट करो।
ओके, अब हमने क्या निकालना है, इसका टैक्स निकालना है। अब टेबल 1 कब लगेगा, टेबल 2 कब लगेगा, ये रूल आपने सुनना है। ये जो दो फिगर्स है ना, इन दो फिगर्स को मैं कंपेयर करूंगा। ये काम आपने पेपर में कैलकुलेटर पे जबानी करना है, लेकिन ये काम मैं अभी आपको जो है वो रेड मार्कर से करके दूंगा, लेकिन पेपर में आपने ये काम जबानी करना है। ये काम पेपर में लिखना नहीं है रजिस्टर पे। अभी पहला दिन है, अगर लिखना चाहें तो आप लिख लें। ये जो फिगर है ना, ये वाली फिगर, इस फिगर पे आपने लगाया करना है 75%। बोलो इस फिगर पे क्या लगाया करना है? एक नई टेक्निक है, वो आपने मेरे साथ समझनी है। इस फिगर पे लगाया करना है 75%। बताओ। 1177 500। अच्छा, अब मैं पकड़ने लगा हूं येलो हाइलाइटर। येलो हाइलाइटर, अब आपने करना है इन दोनों का आपस में कंपैरिजन। इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करना है। अब आप थोड़ी देर के लिए टेक्स्ट भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए टेक्स्ट भूल जाओ। देखो लॉ में ना आपने ये नहीं सोचना सारा पैसा क्यों करा रहे हैं, आपने टेक्निक समझनी है, पेपर में उसको अप्लाई कर देना है। लॉ बनाने वाले ने सोचा होगा ऐसा क्यों करना है, हमारे सिलेबस में नहीं है ऐसा क्यों करना है। सर बस लॉ में लिखे, आप हमें बता दें ऐसा क्यों करना है, हम वैसा ही कर देंगे पेपर में। अच्छा, अब आप क्या करो, अब आप कैलकुलेटर पकड़ो और कैलकुलेटर पकड़े बगैर बताओ कि आपको क्या, कौन सी फिगर बड़ी नजर आ रही है। आपको कौन सी फिगर बड़ी नजर आ रही है? आपको 11,77,000 बड़ा नजर आ रहा है या आपको 9 लाख बड़ा नजर आ रहा है? 11,77,000 से आपने 9 लाख को कंपेयर करना है, और 9 लाख के साथ अब मैं उर्दू में लिख दूंगा, ये 9 लाख जो है वो कम है। ये 9 लाख क्या है? कम है। 9 लाख 11,77,500 से कम है। ठीक है जी। जब ये जवाब आया करेगा कम, जब ये जवाब आया करेगा कम, तो ऐसी सूरत के अंदर आपने क्या करना है, आपने डिसीजन ले लेना है, मैं टैक्स निकालूंगा टेबल 1 यूज करते हुए, जो पेज 30 वाला टेबल है, टेबल 1 यूज करते हुए। ठीक है, अब ये एक टेक्निक है, एक रूल है, बड़ा आसान रूल है। अल्लाह करे ये असूल आपके दिल में उतर जाए और आपको ये बात जो है वो हमेशा के लिए याद रह जाए कि कम और ज्यादा वाला चक्कर है। और अगर सैलरी ज्यादा आ जाती, मिसाल के तौर पे इधर 11 लाख होता और उधर होता 13 लाख, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर हम क्या करते हैं, टेबल 2 लिखते हैं। तो बस सिंपल सा रूल है, सिंपल सा रूल है। अब आप रूल एक दफा लिख लो कि टेबल 2 और टेबल 1 का यूज करना है। ठीक है, तो लिखो, इधर देखो, पहले इधर देखो, टैक्सेबल इनकम का 75% लेंगे। लिखो, टैक्सेबल इनकम का 75% लेंगे। अच्छा, कंपेयर सिर्फ किससे करना है? सिर्फ सैलरी से, बाकियों से कभी कंपेयर नहीं करना, ये लॉ का हिस्सा ही नहीं है। सिर्फ सिर्फ सैलरी से टैक्सेबल इनकम का 75% लेंगे और सैलरी से कंपेयर करेंगे। अगर सैलरी कम आई, देख ले कम आ गई, अगर सैलरी कम आई तो टेबल 1, अगर सैलरी कम आ गई तो टेबल 1 लगाएंगे। ओके, चलो भाई टेबल 1 अब लगाते हैं, पेज 30 वाला। लगाओ जी टेबल 1। कितनी इनकम थी टेबल 1 छोटे वाला? 11,77,500 नहीं, तुझे मैंने कुट लगानी है 157। ये तो वैसे रेड में मैंने कैलकुलेशन की है, ये रफ कैलकुलेशन है। मैंने कहा ये पेपर में नहीं करनी आपने, ये रफ कैलकुलेशन है। आपने कमाया कितना है? 15,70,000। एक्सीलेंट, 15,70,000 आपने कमाया। तो 15,70,000 के ऊपर मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, अपने रजिस्टर पे टैक्स कैलकुलेट कर लें, जल्दी करें भाई। वो टैक्स की बुक पड़ी होगी रूम 13 में, ढूंढ के ले आओ। हाँ हाँ 13 में, पुरानी वाली। 15,70,000, 15,70,000 इसमें गिरेगा 1570000। तो
15,70,000 15,70,000 आप अपने उसके ऊपर लिखें, रजिस्टर के ऊपर, सॉरी कैलकुलेटर के ऊपर, और 15,70,000 में से बताएं। जरा फोकस करना है, क्या कह रहा है? 70,000 तो आपने टैक्स देना ही देने, जमा 15% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख। 12 लाख से जो अमाउंट बढ़ रही है उस पे 15% है। अब जाके देखते हैं 12 लाख से कितनी अमाउंट बढ़ रही है। 12 लाख से कितनी अमाउंट बढ़ रही है जी? अच्छा, 70,000 तो देना ही देना है, जमा 15%। आप बताओ ये अमाउंट 12 लाख से कितनी बढ़ी है? 3,70,000। ये कैसे आया 3,70,000? आपने कैलकुलेटर पे लिखा 1570, इसको छोड़ दो, आप इसकी बेस पे डिसीजन होना था, रेड मार्कर की बेस पे डिसीजन होना है, वो मैंने ले लिया। 1570,000 माइनस 12 लाख, ये आ गया 370,000। अब आप 70,000 प्लस 15% ऑफ 370,000 लगाओ। 125500, दोबारा रीचेक कर लो। चलें जी, नोट कर ले, रीचेक कर लिया। अब रजिस्टर पे जो मैंने रूल लिखवाया वो क्या लिखवाया है? टैक्सेबल इनकम का 75% लेंगे, जो जवाब आएगा अगर सैलरी कम हुई तो फिर इसका मतलब है हम टेबल 1 लगाएंगे। ओके। अच्छा, कल वाले न्यूमेरिकल पे ना तजर्बा करें कि टेबल हमने सही लगाया था या गलत। कल वाले न्यूमेरिकल पे तजर्बा करते हैं। कल वाले न्यूमेरिकल पे ना मैंने टेबल 1 लगवाया था और मैंने बताया नहीं था टेबल किस वक्त कौन सा लगाना है। अब जरा तजर्बा करते हैं कल वाले न्यूमेरिकल पे कि टेबल 1 लगाना चाहिए था या हमें टेबल 2 लगाना चाहिए था। तो लेट अस ट्राई। मैं आपको 1 सेकंड दे रहा हूं, आपको ट्राई कर लें। चलें आधा मिनट ले लें, खुद ट्राई करें। कल हमने टेबल 1 सही लगाया या टेबल 2 लगाना चाहिए था? बताएं जल्दी डिसीजन। सही लगाया था, एक्सेलेंट। कैसे? इधर तो सारा ही रेड मार्कर है, इधर मैं क्या रेड मार्कर पकड़ूं? इंटू 75%, बोलो क्या आ रहा है? 641,250। अब आप टैक्स लॉ को भूल जाओ, बच्चे बन जाओ। बचपन में थे बच्चे छोटे से, बेटा 641 ज्यादा है या 3 लाख ज्यादा है, 641,250 ज्यादा है या 3 लाख ज्यादा है? अब्बू ऑब्वियसली 641 को अगर 3 लाख से कंपेयर करें तो 3 लाख कम है। तो इसका मतलब है कल हमने टेबल 1 सही लगाया था। तो प्लीज जाएं, कल जहां हमने टैक्स कैलकुलेट किया था उसके साथ छोटा सा लिख लें टेबल 1। कल वाले डाटे में टेबल 1 हमने सही यूज किया था। अच्छा यार, अब मैं तीसरी एग्जांपल करवाता हूं। आईएफएस से क्या मुराद है? इनकम फ्रॉम सैलरी। आईएफबी से क्या मुराद है? आईएफसीजी से क्या मुराद है? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। आईएफओएस से क्या मुराद है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम सैलरी कमाई है जी इसने 7 मिलियन, चलो 4 मिलियन कर लो। 4 मिलियन इसने इनकम फ्रॉम सैलरी कमाई है। इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाई है इसने 3 लाख। 3 मिलियन नहीं, सिर्फ 3 लाख। कैपिटल गेन इनकम इसने कमाई है 1 लाख रुपया। सोर्स इसने कमाई कोई नहीं, ऐसे जीरो लिख देता हूं। अदर सोर्स इसने कमाई कोई नहीं। टोटल आ गया 4,400,000,000। ये क्या आ गई? टोटल इनकम। इसमें से आप लेस कर दें ज़कात। ज़कात फर्ज करो इसने 50,000 जमा कराई। बताओ जी टैक्सेबल इनकम 43। चलो जी टैक्स निकालते हैं इस बंदे का। हाँ जी बताओ जी। रेड मार्क, वो रेड पकड़ लें। इस पे क्या लगाऊं? ये पेपर में कैलकुलेशन शो नहीं करनी, बस जुबानी कर लेनी है। 75% लगाओ, बताओ क्या जवाब आ रहा है? 326,2500। अब हजरात जो अल्लाह ने आपको उकाबी निगाहें दी हैं, उन उकाबी निगाहों को
कंपैरिजन के लिए यूज करें इन दो फिगर्स का, 3262,500 को कंपेयर करें 4 मिलियन से। अल्लाह आपका और आपके साथ वाले का भला करे। कंपेयर करें जी, बताएं। नहीं 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 नहीं, इसका मुझे बताओ, इसका छोड़ो, इसके साथ बोलो मैं क्या लिखूं। एक्सेलेंट। इसके साथ अब मैं लिखूंगा ज्यादा। ज्यादा जे से होता है, जाल से नहीं होता। ज्यादा। ओके, दे दें, टेबल सामने हो जाएगा, टेबल खोलें। अच्छा चलें जी, अब आप मुझे बता दो, अगर ज्यादा आ जाए तो कौन सा टेबल लगना है। अब ये मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है, अब आप इतने बच्चे नहीं हो कि मैं लिखवाऊं। अगर टैक्सेबल इनकम का 75% लें और उस फिगर को सैलरी से कंपेयर करें और सैलरी ज्यादा आ जाए तो टेबल 2 लगेगा। अब ये मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतने बड़े आप हो गए हो, तो अब आपको पता है आप टेबल 2 लगेगा। इधर बताओ मैं क्या लिखूं टैक्स के आगे, टेबल 2। ये लिखना पेपर में जरूरी नहीं है, बट डिसीजन सही लिया करना है, टेबल 2। अब टेबल 2 खोलते हैं, प्रिंट आउट लाओ चैप्टर 4 का। हाँ आपने मुझे ईमेल की थी बुक, हाँ चैप्टर 4 का लाओ था। हाँ जी बताओ जी। ओए होए इतना बड़ा टेबल है, इसमें कौन सा सीरियल नंबर, इनकम मुझे भूल गई, इनकम कितनी थी, 4350,000। ढूंढो जी 4350,000, पेज 32 है, बुक 31 है। मैंने बल्कि आपको व्हाट्सएप भी किए हुए हैं ये पीडीएफ्स। भाई मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर लेक्चर्स देखें प्लीज, ताकि कोई भी पीडीएफ्स हों तो वो आप मोबाइल पे साथ देख सकें, मोबाइल पे मत देखें लेक्चर्स जी। सीरियल 6 लगेगा। 3,70,000 तो आपने देना ही देना है, फिर आपने 20% देना है जो अमाउंट 35 लाख से बढ़ रही है। अब जरा मुझे देखना पड़ेगा 35 लाख से कितनी अमाउंट बढ़ रही है। हाँ जी बताओ जी, ये अमाउंट 35 लाख से कितनी ज्यादा है। अच्छा पहले बताओ, इधर इधर कौन सी फिगर लिखनी है, फिगर भूल गई, देखनी पड़ेगी। 3,70,000, 3,70,000 व्हाट्सएप पे देख लें जो आपको फाइल भेजी हुई है। 3,70,000 जमा 20% ऑफ 8,50,000। जी क्या जवाब आ गया, 1 लाख। ग्रैंड टोटल बताओ, 3,70,000 भी डाल के बीच में, 5,40,000। चले जी नोट करें। So I think that this calculation is enough and this practice is enough for you. अब मैं होमवर्क के लिए कुछ सवाल दे रहा हूं, वो कर लीजिएगा। अच्छा अब असूल क्या है, अच्छा अब लॉजिक भी सुन लो थोड़ी सी। जो लोग अच्छी खासी सैलरी कमाते हैं ना, यानी ज्यादा ज्यादा का रूल 75% है वो छोड़ें, जो लोग अच्छी खासी सैलरी कमाते हैं ना, यानी जब यहां ज्यादा का लफ्ज मैं लिखा करूंगा तो हुकूमत सैलरी वालों को ना जरा खुश करती है, यार तू सैलरी कमा रहा है, तो सैलरी कमा रहा है तो चल चल तू अपना कारोबार तो तू कर नहीं रहा, तेरी तो लगी बंदी सैलरी है, नौकर है तू, तुझे नौकरी के पैसे मिलते रहेंगे, तेरे लिए जरा पेज 31 है। तो सैलरी वाला टेबल पेज 31 में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो सैलरी कमाए उसने पेज 31 वाले रेट पे लगाना है। जो सैलरी कमाए और ये कैलकुलेशन में उसके साथ ज्यादा का लफ्ज आ जाए उसके लिए ये टेबल है। तो बस ज्यादा और कम वाला रूल याद रखें, बाकी सारी चीजें तो ये 3 एग्जांपल्स अब आपके सामने है जो मैंने कराई थी आपको, अब तो नजर तो नहीं आ रही होंगी इस तरह। अच्छा ये बात अब कहां लिखी हुई है, ये बात ना पेज 31 पे लिखी हुई है, दूसरे टेबल पे। अब जरा दूसरे टेबल को पढ़ो, ये बात समझ आ रही है। वेयर द इनकम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेबल, चार्जेबल का मतलब होता है टैक्सेबल, यानी जिसपे आपने टैक्स देना है।
वेयर द इनकम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी एक्सीड, यार इस सारे को छोड़ो, अब पढ़ो जरा, वेयर सैलरी एक्सीड, अब आसान लफ्ज है, वेयर सैलरी एक्सीड 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम, वेयर सैलरी एक्सीड 70, द रेट्स आर एज फॉलोज, रेट्स आर एज फॉलोज। अब देखते हैं इसको, where salary exceed 75% of taxable income, the rates are as follow in table 2। लेजर लाइट दोबारा देखना ताकि वो बात याद हो जाए जो ऊपर इंग्लिश लिखी हुई है। where salary exceed 75% of tax, टोटल इनकम पे रेट नहीं लगाना, where salary exceed 75% of taxable income, the rates will be applied as given in table 2। तो इससे एक बात implied obvious निकलती है कि if it does not exceed तो table 1 लगेगा। आप तसल्ली से ये लाइन पढ़ लें, where salary exceed 75% of taxable income, the rates of tax to be applied shall be as set out in the following table। अब इसको जो मैंने मिटाया था, वेयर इनकम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, यानी वेयर सैलरी, तो वेयर सैलरी एक्सीड 75% ऑफ हिज टैक्सेबल इनकम, टेबल पेपर में दिया होगा, ये टेबल याद नहीं करने। अच्छा, अब आ जाएं जी पेज नंबर 30 पे, और ये भी टेबल दिया होगा, ये भी आपने याद नहीं करना। अच्छा, इसमें आप देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू क्लॉज 2। क्लॉज 2 ना अगले सफे पे है, ये वाली 2, सब्जेक्ट टू क्लॉज 2 जिसे हम टेबल 10 कह रहे हैं, या सब्जेक्ट टू टेबल 2, द रेट्स, इसको काट दो, ये लॉ की टेक्निकल लैंग्वेज होती है, द रेट्स ऑफ टैक्स इंपोज्ड ऑन इनकम ऑफ एवरी इंडिविजुअल, आगे जरा छोड़ो, अब पढ़ो, ये पहले वाला टेबल है पेज 30 वाला, द रेट्स ऑफ टैक्स इंपोज्ड ऑन इनकम of every individual except salaried individual shall be set out in the following table। except salaried, सैलरी वालों की बात नहीं कर रहा मैं, हमने कहा सैलरी वाले कौन होते हैं, कहते हैं सैलरी वाले पता है कौन होते हैं, अगले सफे पे, सैलरी वाले पता है कौन होते हैं, an individual whose salary income exceed 75% of taxable income shall be considered as salaried person। आप पता है, आम बंदा पता है किसे सैलरीड पर्सन कहते हैं, आप लोग उसे सैलरीड कहते हो जो 1 रुपया भी सैलरी इनकम कमा रहा है, जो 1 लाख रुपया भी सैलरी इनकम कमा रहा है, आप लोग उसे सैलरीड पर्सन कहते हो। हमारा टैक्स लॉ कहता है नहीं, सैलरीड पर्सन वो नहीं है जो सैलरी कमा रहा है, सैलरीड पर्सन वो है कि टैक्सेबल इनकम का लगाओ 75% और सैलरी ज्यादा आ जाए, हमारा लॉ कहता है ये है सैलरीड पर्सन। तो सैलरीड पर्सन बताओ कौन होता है, एन इंडिविजुअल हुज इनकम from salary is greater than 75% of taxable income in a tax year will be considered as salaried person। बल्कि ये salaried individual ही होता है। अच्छा, अब जरा ये पहले सफे वाला टेबल की 2 लाइनें पढ़ लो, the rates of tax imposed on income of every individual except salaried, salaried की बात कहते हैं मैं नहीं कर रहा, except salaried, क्योंकि salaried के लिए नीचे वाला टेबल है, shall be set out in the following table। अच्छा भाई, अब हमारे लॉ में आपको पता है इंडिविजुअल्स भी हैं, एओपीज भी हैं, कंपनीज भी हैं, इन सब के लिए क्या टैक्स रेट है। तो यार ये जो इंडिविजुअल्स है ना, इसमें तो उसूल मैंने आपको बता दिया सैलरी की बुनियाद पर डिसाइड करेंगे। कुछ इंडिविजुअल्स के लिए टेबल 2 लग जाएगा सैलरी की बुनियाद पे, और कुछ इंडिविजुअल्स के लिए टेबल 1 लग जाएगा सैलरी की बुनियाद पे। पीछे रहेंगी पार्टनरशिप फर्म्स और कंपनीज। कंपनी का टैक्स रेट किसी और पेज पे दिया हुआ है, वो मैं आपको किसी और दिन दिखाऊंगा। पार्टनरशिप फर्म्स के लिए टेबल 1 है, पार्टनरशिप फर्म्स के लिए टेबल 1 है, इसलिए टेबल 1 पे आके देखें एओपी लिखा हुआ है, एओपी। अब ये वाला एक्सेप्ट सैलरीड काट दो, अब जरा सिंपल पढ़ो, द रेट्स ऑफ टैक्स इंपोज्ड ऑन एवरी इंडिविजुअल एंड एओपी शैल बी सेट आउट इन द फॉलोइंग टेबल। अच्छा, अब इसकी समरी क्या बनी यार, समरी ये बनी कि पेज 30 और पेज 31, पेज 30 भी इंडिविजुअल्स पे लगता है, पेज 31 भी इंडिविजुअल्स पे लगता है,
पेज 30 एओपी पे लगता है, पेज 31 एओपी पे नहीं लगता। इसकी समरी ये बनी। अब कोई बंदा आपसे आके पूछे यार तुमने मुझे पागल कर दिया है, पेज 30 के पे भी इंडिविजुअल के टैक्स रेट है, पेज 31 पे भी इंडिविजुअल के टैक्स रेट है, इनमें क्या फर्क है? आप कहेंगे इसके लिए तुम मुझे 200 रुपया फीस जमा कराओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूं। फीस लेके आप उसे बताएंगे कि टैक्सेबल इनकम का 75% ले लो, अगर सैलरी ज्यादा आ जाए तो फिर टेबल ये वाला लगा देना 2, वरना टेबल 1 लगा देना। लेकिन ये बात याद रख लें प्लीज कि अच्छा ये वाला फिर किन के लिए है? सैलरीड लोगों के लिए। सैलरीड पता है ना कौन होते हैं? ये सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए है। समझ आ गया बात? अब ये हमारी समरी बन गई कि टेबल 1 किन पे लगेगा और टेबल 2 किन पे लगेगा। टेबल 2 का एओपी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आज के बाद अगर अकरम अंजुम आपके पास आए और आके कहें कि हम बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर आप उनके ऊपर कौन सा टेबल लगाएंगे? टेबल 1 पेज 30 वाला। क्लियर? ओके, ठीक है जी, यहां तक ये बात खत्म हुई। अब हम आगे मूव करते हैं। इसको बल्कि लिखा रहने देते हैं, इसमें क्या मसला है। अच्छा यार, ये एक और इशू है, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि अगर बिल्कुल बराबर आ जाए, यानी एक तो आता है ना ज्यादा, एक जगह हमने लिखा है कम, अगर बिल्कुल बराबर आ जाए तो क्या करेंगे? देखो ना, ऐसा हो सकता है इधर भी 4 मिलियन आ जाए, इधर भी 4 मिलियन आ जाए। हाँ पॉसिबल है, कैलकुलेशन में कैलकुलेटर्स पे कई दफा ऐसा हो सकता है, इधर भी 4 मिलियन आ जाए, इधर भी 4 मिलियन आ जाए। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? टेबल 1 लगेगा, 2 लगेगा। आप टेबल 2 की पहली लाइन पढ़ो, आपको जवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको जवाब मिल जाएगा। टेबल 2 की पहली लाइन पढ़ के जवाब दो। बराबर के केस में कौन सा टेबल लगेगा? एक्सेलेंट। बराबर के केस में फिर टेबल 1 लगेगा, क्योंकि ये ना एक्सीड के केस में है, बराबर और कम के केस में टेबल 1 है। तो कहीं भी आप जहां आपने कम या ज्यादा लिखा हुआ है, कहीं भी चले जाएं, मेरे ख्याल से बेहतर है जहां आपने कम लिखा हुआ है वहां चले जाएं। तो जहां कहीं उर्दू में आपने रजिस्टर पे कम लिखा है वहां चले जाएं और वहां लिख लें अगर इधर बराबर भी आ जाता तो टेबल 1 लगता। ये बात समझ आ गई? बराबर लिख लो मोबाइल पे, मैं बताता हूं क्यों। अच्छा हाँ जी भाई, चलो यार बस एक छोटा सा सवाल और करते हैं और फिर हम बात खत्म करते हैं। एग्जाम्पल 4, यार एक बंदा है, उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी है 10 मिलियन और इनकम फ्रॉम बिजनेस है 2 मिलियन। ऐसी छोटा सा सवाल मैं कराना चाह रहा हूं। 2 मिलियन, तो बस बाकी इसका कोई डेटा नहीं है, कोई ज़कात वगैरह इसने नहीं दी, कुछ नहीं है। तो बोलो टोटल इनकम कितनी बनी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं कमाई इसने, इंसान है, इतनी इनकम्स कमा के क्या करेगा? नहीं कमा रहा, बस ठीक है। माइनस क्या कर दें? ज़कात। ज़कात इसने कोई दी नहीं, टोटल 12 बन रही है। अच्छा जी, टैक्सेबल इनकम क्या आ गई? 12 मिलियन। चलो जी, कौन सा मार्कर पकड़ूं? रेड मार्कर। इंटू 75%, क्या आया? 9 मिलियन। ये कैलकुलेटर पे करना है, ये पे एग्जामिनर को शो नहीं करना। ये 9 मिलियन और 75%, ये अपने समझने के लिए है। कंपेयर करो यार, सैलरी आ रही है ज्यादा, तो अच्छी खासी सैलरी कमा रहे। देख यार, 12 मिलियन में से 10 मिलियन तो सैलरी कमा रहे हैं, अच्छी खासी सैलरी कमा रहे हैं। तो सैलरी कमाने वालों को हुकूमत रिलैक्स करती है। रिलैक्स कैसे करती है? पेज 31 वाला टेबल लगाएगी। अब पेज 31 वाला टेबल लगाओ यार, 12 मिलियन। लो जी, फटा पड़ गया। मिस्टर एक्स अपने बंदे लेके आ गया, मिस्टर वाई अपने बंदे लेके आ गया और लड़ाइयां शुरू हो गई। एक कह रहा है 0.8 लगना है, एक कह रहा है 0.9 लगना है। अब होश के नाखून लेके सोचो 0.9 कैसे लग सकता है? 0.9 में लिखा हुआ है वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड 12 मिलियन। तो सीरियल 9 कहां से लगेगा? टैक्सेबल इनकम तो 12 मिलियन से बढ़ ही नहीं रही, वो तो एग्जैक्ट 12 मिलियन है।
आप बता दो, अब एग्जाम्पल कराने का फायदा हो गया ना। आप बता दो सीरियल 8 लगेगा या सीरियल 9 लगेगा? सीरियल 8 लगेगा। 12 मिलियन। सीरियल 8 क्या कहते हैं? 1345000 प्लस 25% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 8 मिलियन। ये तो अब नजर नहीं आ रहा होगा ऊपर वाला, चलो खैर है। निकालो जी टैक्स। टेबल कौन सा डिसाइड हुआ है? 2। बताओ 13, देखें बच्चों, 1345000 प्लस 25% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 8 मिलियन प्लस 20% ऑफ कितना? 25% ऑफ व्हाट? 4 मिलियन। बताओ जी जवाब। 23 बोल दो यार आगे। 000। चलें जी नोट कर लें। एग्जाम्पल 4। भाई मेरी बात सुन, बड़े होके अगर 1,20,00,000 कमाया, 1,20,00,000 बनता है ना ये 12 मिलियन, बड़े होके अगर 1,20,00,000 कमाया, उसमें से 23 लाख इमरान खान को, पीटीए वालों से पूछ रहा हूं, दे दोगे खुशी से? 1,20,00,000 में से 23 लाख इमरान खान को, बाकी कोई 97 लाख या 90 जितना भी बचा वो घर ले जाना। ओके या नहीं? सोचना पड़ेगा। दे देंगे, पक्की बात? पक्की बात, चलो ठीक है। अच्छा जी, अब और रिवीजन तो नहीं करनी, दिमाग घूम जाएगा। और क्या करना है अब, इतनी आसान सी चीज है। ओके, हर गाय इधर आए। गाय कौन सा वाला? GUI वाला। आपने गाफ वाले वाला समझ लिया। अच्छा बच्चों, हर गाय इधर आए। पेज 33 पे, पेज 33 पे दी हुई है एग्जाम्पल 1, दी हुई है क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9। ज्यादा तो नहीं हो जाएंगे? 2-2 मिनट के सवाल हैं, 18 मिनट लगेंगे। तो ये 9 क्वेश्चन जरा ट्राई कीजिएगा कि टेबल 1 लगना है या टेबल 2 लगना है। ओके, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कल वाला होमवर्क नहीं डिस्कस करना, आसान था। 8, 9, ये सवाल ट्राई कीजिएगा। ओके चलो भाई, अब ये हमारा हो गया पेज 30 भी और पेज 31 भी। हाँ यार, एक चीज मैंने बतानी थी आपको मजे की। चलो ठीक है, कोई नहीं, वो आपको विद द टाइम पता चल जाएगी। ये टेबल अब हम बार बार यूज किया करेंगे। पेज 32, टैक्सेबल इनकम। चलो जी, टैक्सेबल इनकम की हम डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं। आप टैक्सेबल इनकम की डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं कि टैक्सेबल इनकम क्या होती है। द टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी द टोटल इनकम। टैक्सेबल इनकम होती है टोटल इनकम फॉर द ईयर रिड्यूस्ड, सिर्फ मैं जो येलो कर रहा हूं, reduced by the total of any deductible allowances for the year. The taxable income of a person for a year shall be the total income for the year reduced, इसमें से माइनस कर दो, total of any deductible allowances of the person for the year। तो टोटल इनकम में से जब deductible allowances माइनस कर दें, you will get taxable income। देख लें इसी तरह, टोटल इनकम में से ज़कात डिडक्टेबल अलाउंस माइनस कर दी, ये क्या आ गई हमारी टैक्सेबल इनकम। तो इट इज द डेफिनेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। अच्छा, इसमें ना कुछ बातें मैंने अभी तक नहीं कराई, वो अब उनकी तरफ में आता हूं। ये बात मैंने छुड़वाई है, बट नॉट बिलो जीरो। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, दूसरी बात मैं बाद में करूंगा। बट नॉट बिलो जीरो, नॉट बिलो जीरो का क्या मतलब है? नीचे वाली एग्जांपल करते हैं। हाँ जी हजरात, उमर की सैलरी इनकम कितनी है? 2,50,000।
बिजनेस इनकम 1,50,000। ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस जो है ना, एक इदारा है हुकूमत का जिसके तहत हम ज़कात जमा करवाते हैं। तो ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस से मुराद है वो जो ज़कात एंड उशर का दफ्तर हुकूमत ने बनाया हुआ है ना, हुकूमत कहती है यार ज़कात जो है ना आप हमारे इदारों में जमा कराओ, हम खुद मुस्तहिक बंदे को ढूंढेंगे, आप गरीबों को नहीं ढूंढोगे। हुकूमत कहती है हम गरीबों को ढूंढेंगे। तो ज़कात एंड उशर के नाम से एक इदारा बना हुआ है जिसमें आप ज़कात जो है उशर ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो जमा करा देते हैं। तो हुकूमत को आपने ज़कात जमा करा दी ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के इदारे के तहत। उस इदारे का एक कानून भी बना हुआ है, उसको उशर ऑर्डिनेंस कहते हैं। अच्छा जी, अब भाई कैलकुलेट करें जी आंसर। सैलरी इनकम कितनी आ गई? 2.5 लाख। बिजनेस इनकम 150। टोटल इनकम 4 लाख। ज़कात 470। पड़ गया फड्डा। अब आपका दिल तो चाह रहा होगा कि मैं यहां लिखूं -70,000। और एक सवाल आपके जहनों में घर में बैठ के आ रहा होगा, सर कमाया 4 लाख है, ज़कात कैसे 4,70,000 दे सकता है? सर ये पहले हमें ये बताएं, हमारा मसला हल कराएं। हम अगर क्लास में बैठे होते तो बनफ़से नफीस आपसे पूछते कि 4 लाख कमा के 4,70,000 ज़कात दे रहे हैं, उमर को क्या हो गया है? मेरे भाई याद रखिएगा, ज़कात जो है ना कभी भी इनकम्स पे नहीं होती। ज़कात की कैलकुलेशन होती है आपके पास जो सोना, कैश, माले तिजारत, चांदी और बाकी चीजें पड़ी हैं उस पर ज़कात होती है। तो ज़कात आपके एसेट्स पे होती है। मैं ज़कात की कैलकुलेशन पे नहीं जा रहा, मैं उसका रेट भी आपको नहीं बता रहा कि 2.5% है, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है ज़कात की कैलकुलेशन। ज़कात की फिगर पेपर में आपको गिवन होगी, ज़कात की कैलकुलेशन आपके सिलेबस में नहीं है। तो मुझे ये मत आप बताएं भी ज़कात कैसे निकलती है, लेकिन मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूं कि ज़कात ना आपके याद रखिएगा, माशाल्लाह आप हज़रात भी अपने घरों में ज़कात वाले साहब को कैलकुलेट करवाते हैं, वालदा को भी उनके जेवर पे कैलकुलेट अलग से करवाते हैं। तो आप हज़रात जो है वो दोनों पे अलग अलग ज़कात जब बनती है तो आप दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करवाते हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर मेरे भाई एक बात याद रखिएगा कि ज़कात एसेट्स पे होती है, ज़कात इसके ऊपर नहीं होती कि इनकम कमाई है या नहीं कमाई। तो इस बंदे ने कमाया 4 लाख है, लेकिन घर में कुछ जेवर वगैरह बाकी चीजें कुछ और पड़ी होंगी, तो जब ये चीजें पड़ी थी इसने ज़कात ज्यादा दे दी और हमें उससे कोई कंसर्न नहीं, इसने ज़कात ज्यादा दी कम दी, हम देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। अब एक दिल में ये आ रहा है कि यार इसने कमाया 4 लाख और ज़कात बनी इसकी 470, तो जवाब नेगेटिव आ रहा है, 70,000 का जवाब नेगेटिव आ रहा है। अब हम क्या करें? 70,000 नेगेटिव लिख दें इधर? मोहतरम उसकी इजाजत नहीं है, उसकी इजाजत नहीं है। लॉ मेकर कहता है ये अजीब सी कोई कहानी और खिचड़ी पकी है, मैं तो बड़ा एक लॉ मेकर कहता है फतवा देने लगा हूं, बट नॉट बिलो जीरो। कहते हैं आप 4 लाख में से 470 माइनस करो, लेकिन जीरो से नीचे अगर जवाब आ जाए तो आपको लिखने की इजाजत नहीं है। छोटा भाई पता है क्या कह रहा होगा? भाई आप सीए कर रहे हो, 400 में से 470 गया तो जीरो नहीं आता, आपने यहां जीरो क्यों लिखा हुआ है? आपने छोटे भाई को कहना है बट नॉट बिलो जीरो, ऊपर लिखा हुआ है। मुझे लॉ मना कर रहे हैं, मैं क्या करूं? मैं किधर जाऊं? मैं किस दीवार में सर मारूं? बट नॉट बिलो जीरो लॉ ने कह दिया, बस ठीक है। असल में ना कुछ लोग ये गड़बड़ करते थे, वो करते ये थे कि ये टैक्स ईयर है ना 2019, तो वो लोग करते ये थे कि यहां 70,000 माइनस में लिखते थे और 70,000 माइनस में लिख के अब हुकूमत को कहते थे कि अगर इनकम आ रही है तो हमने आपको टैक्स जमा कराना है, नुकसान आ रहा है तो इमरान खान तुम हमें टैक्स दो। तो ये जो लोग गड़बड़ करते थे ना, हुकूमत ने इसको रोकने के लिए कहा इट कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अगर कभी पेपर में खुदा ना खास्ता ऐसा सिनेरियो आ जाए कि टोटल इनकम 4 लाख हो और ज़कात 4,70,000 हो, तो आप यहां नेगेटिव में ना लिखिएगा, जीरो से नीचे कैलकुलेशन लेके जाने की जरूरत नहीं है। ओके, एक और लाइन लिखी हुई है, नथिंग विल बी कैरिड फॉरवर्ड, लेकिन इसको छोड़ें, मेरे दिल में एक चीज आ रही है कि मैं टैक्सेबल इनकम के साथ ही आपको ज़कात की भी कैलकुलेशन करवा जाऊं, ज़कात भी साथ ही पढ़वा जाऊं। इसी पेज पे है, इसी पेज पे है, ज़कात भी साथ ही पढ़वा दूं। ज़कात का नाम क्या है बड़ा? ज़कात को क्या कहते हैं? मुश्किल सा नाम क्या है? आसान सा नाम ज़कात है, लेकिन लोगों को डराने के लिए, आपको पता है एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट, अब वो एसेट बढ़ रहा है आसान बात है, लोगों को डराने के लिए अकाउंटेंट्स ने नाम रख दिया है डेबिट। तो जब हम बाहर जाके बोले एसेट डेबिट तो अगले बंदे इंप्रेस हो जाते हैं, पता नहीं यार ये क्या बोल रहा है, मुझे तो समझ नहीं आई, हालांकि बात आसान सी होती है, एसेट बढ़ रहा है। तो आसान सा नाम है ज़कात, लोगों को डराने के लिए हमने इसका नाम रख देंगे डिडक्टेबल अलाउंस। डिडक्टेबल अलाउंस में ज़कात, ज़कात क्या होती है? अ पर्सन शेल बी एंटाइटल्ड, आपको इजाजत है, लॉ मेकर कहते हैं अ पर्सन शेल बी, सफे के एंड के ऊपर है ना ये, अ पर्सन शेल बी एंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस, आपको डिडक्ट करने की इजाजत है, ज़कात पेड बाय द पर्सन इन अ टैक्स ईयर अंडर ज़कात एंड
उशर ऑर्डिनेंस। ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो आपने ज़कात जमा करवा दी, वो ज़कात आपको माइनस करने की पूरी और खुली इजाजत है। एक बात यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग सुनो, पॉइंट 1 के नीचे आके ये डब्बा पढ़े। डब्बा सिलेबस में नहीं होता, सिर्फ समझने के लिए दिया होता है। ज़कात पेड टू रिलेटिव्स विल नॉट बी डिडक्टेड। रिश्तेदारों को अगर आपने ज़कात पे कर दी, वो माइनस करने की इजाजत नहीं है टोटल इनकम में से, और बिकॉज इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ज़कात एज पर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। एक बात याद रखना यार, वैसे हमारे जो आमतौर पे घरों में ज़कात निकाली जाती है ना, वो ज़कात निकाली जाती है ऐसे कि आप कोई अपना गरीब रिश्तेदार ढूंढ लेते हैं, या कोई ऐसा मुस्तहिक हो जो ज़कात का। मुस्तहिक कौन होते हैं, अब ये बड़ी लंबी बहस है। आप कोई मुस्तहिक गरीब बंदा ढूंढ लेते हैं, रिश्तेदार ना भी ढूंढें, और उनको जाके आप चुप करके ज़कात पकड़ा देते हैं, ठीक है। लेकिन हुकूमत इस ज़कात को अपनी नजर में सेक्शन 60 की रोशनी में ज़कात नहीं समझेगी। आप तो बड़े खुश हो रहे होंगे कल तक कि मैं अब्बू को बताऊंगा, अब्बू जब भी आप अपने इनकम पे टैक्स निकालना चाहें तो ज़कात माइनस करने की इजाजत है। तो मेरे भाई सिर्फ ज़कात तब माइनस करने की इजाजत है जब ज़कात उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक जमा कराएं। ये बड़ी कड़ी शर्त है, ये बड़ी सख्त शर्त है। अगर एक बंदा आपके वाले साहब गरीबों को, रिश्तेदारों को, बैगर्स को, मांगने वालों को ज़कात दे दें, तो मेरे भाई उनको टैक्स में कोई फायदा नहीं होगा। तो बताएं ज़कात, तो मेरे ख्याल से मैं ये कह सकता हूं ये सेक्शन 60 में वो वाली ज़कात नहीं है जो इस्लाम में कही गई है। तो इस्लाम में तो आप उन लोगों को भी दे सकते हैं, लेकिन हमारा लॉ कहता है उन लोगों को छोड़ो परे। तो मैं जिसे कह रहा हूं ना, हुकूमत का खजाना पकड़ो, हुकूमत सबसे ज्यादा गरीब है, हुकूमत के खजाने में जमा कराओ, वो गरीब खुद ही ढूंढ लेगी। तो ज़कात पे टू रिलेटिव्स विल नॉट बी डिडक्टेड, और ये ज़कात उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक है ही नहीं। रिलेटिव्स, बैगर्स, पुअर पीपल, असल में ना इसकी रसीद नहीं होती कोई, लेकिन आप उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक जमा कराएंगे, उसकी रसीद बनेगी, वो फिर रसीद सबूत के तौर पे आप अटैच करेंगे, आपको ज़कात माइनस करने की इजाजत है। लेकिन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट ज़कात, अगर पेपर में कभी आ जाए वी पेड ज़कात और ना लिखा हो गरीब को दी है या ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक जमा कराई है, तो भाई पेपर में ये अज्यूम कीजिएगा कि ज़कात इज बीइंग पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। फिर आप अज्यूम कीजिएगा ज़कात उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक जमा कराई है, फिर आपको माइनस करने की इजाजत है। क्लियर? ओके। अच्छा, पॉइंट 3 असल में मैं पढ़ाने लाया था आपको। वो क्या पॉइंट था यार? ये किस साल की कैलकुलेशन है? 2019 की, ठीक है। अब इस बंदे ने किया क्या कि 70,000 यहां लिख दिया माइनस। हुकूमत कह रही है इसकी इजाजत नहीं है। इसने कहा हुकूमत छोड़ो यार, एक काम करते हैं, 2020 जब आएगा ना तो ये वाला 70,000 मुझे फिर माइनस करने देना, क्योंकि हुकूमत तुमने पिछले साल माइनस नहीं करने दिया था 70,000, तो 2020 में माइनस करने देना। हुकूमत कहती है चाचू ना, इसकी भी इजाजत नहीं है। इसने कहा चल हुकूमत छोड़, इमरान खान ना तेरी ना मेरी, 2018 का पिछला साल है, पिछले साल जाके मैं कैलकुलेशन रिवाइज करता हूं और मैं इस 70,000 को माइनस कर लेता हूं। इमरान खान चल इतनी तो मान जा कि पिछले साल इस 70,000 को माइनस करने दे। इमरान खान ने कहा चल बाबा नस, कोई नहीं भाई। कहता है इसकी भी इजाजत नहीं है। आपने कहा चल छोड़ यार इमरान, आखिरी बात, ना तेरी ना मेरी ना किसी की, यहां मुझे -70 लिखने दे, यहां पे -70 लिखने दे ताकि तू मुझे टैक्स दे। इमरान खान ने कहा चल चाचू इसकी भी इजाजत नहीं है। अच्छा, अब ये जरा मैं इंग्लिश पढ़ने लगा हूं, फिर मैं इधर आता हूं, आप जरा फोकस करना, बात समझ आ रही है? एन अलाउंस, किताब अभी आपके पास है नहीं मजबूरन, तो लिख लें एन अलाउंस से मुराद है ज़कात, क्योंकि ज़कात का नाम डिडक्टेबल अलाउंस है ना, तो अलाउंस इज इक्वल टू ज़कात। ऊपर सेक्शन 60 जरूर लिख लीजिएगा अपने रजिस्टर पे, क्योंकि आपने प्रिंटर से प्रिंट भी नहीं निकलवाया अभी चैप्टर 4 का कहीं से, तो इसलिए होफ्ता निकलवा लिया हो। एन अलाउंस, एन अलाउंस से मुराद है यहां ज़कात। ज़कात फॉर अ टैक्स ईयर दैट इज नॉट फुली डिडक्टेड। बताओ फुली कितनी डिडक्ट नहीं हो सकी थी? 70, बाकी तो हो गई थी ना। दैट इज नॉट डिडक्टेड, फुली के लफ्ज को छोड़ो, आसान आसान करके पढ़ो। ज़कात फॉर अ टैक्स ईयर दैट इज नॉट डिडक्टेड, जो ज़कात माइनस नहीं हुई, शैल नॉट बी रिफंडेड, रिफंड नहीं मिलेगा। रिफंड क्या होता है कि आप जवाब नेगेटिव में ले आए और हुकूमत को कहें तुम मुझे टैक्स वापस करो। शैल नॉट बी रिफंडेड, शैल नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू सब्सिक्वेंट ईयर। सब्सिक्वेंट ईयर ना इधर बनेगा 2020 हमारे सवाल में। शैल नॉट बी कैरिड बैक टू प्रीसीडिंग ईयर। प्रीसीडिंग ईयर कौन सा है? पिछला साल 2018, और रिफंड 2019 में, रिफंड 2019 में। अब देखो इधर, एन अलाउंस या ज़कात फॉर अ टैक्स ईयर
जो पूरी की पूरी माइनस नहीं हो सकी, ना ये 2019 में रिफंड होगी, ना ये 2020 में कैरी फॉरवर्ड होगी, और ना ये 2018 में कैरी बैक होगी। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसको पता है क्या कहते हैं, इस 70 को? असल में इस 70 का नाम होता है डेड ज़कात। डेड ज़कात का मतलब है अब इसका बेनिफिट कोई नहीं मिलेगा। इसका आपने ज़कात तो दी थी, लेकिन आपने कमाया ही 4 लाख, तो अब कुछ क्या क्या करेगा? अब कुछ कोई फायदा नहीं होगा। कॉलेज ने खुश होकर कहा कि यार आप तो बड़े जबरदस्त बच्चे हो, आपको 22,000 फीस माफ करते हैं। तो खुशी में प्रिंसिपल, तुझे 22,000 फीस माफ। आपने कहा मेरा तो सब्जेक्ट ही है कि फीस ही 20,000 है मेरी। तो अब 2,000 का कोई प्रिंसिपल साहब देव से तोहफा नहीं निकाल के देंगे आपको। तो आपने कमाया 4 लाख, लॉ मेकर ने कहा 470 भी कमाता तो मैं माफ कर देता, लेकिन आपने कमाया ही 4। अब बता दो इस बात का क्या मतलब है? अज़कात 70 की बात कर रहा हूं। अज़कात, अब इधर देखो, अज़कात that is not fully deducted shall not be refunded, shall not be carried forward to subsequent year। अगले साल, असल में लोग पता क्या करते थे, लोग कहते थे अगले साल हम अच्छा खासा कमा लेंगे तो अगले साल पिछले की ज़कात माइनस कर लेंगे। लॉ करने का नहीं, पिछले की ज़कात अब नहीं माइनस हो सकती, सॉरी ये डेड हो चुकी है। अज़कात shall not be refunded, shall not be carried forward to the next year, shall not be carried back to the previous year। ओके, नेक्स्ट ज़कात वाला सेक्शन भी हमारा पूरा हुआ। चलो जी आगे। अच्छा भाई, अब टोटल इनकम क्या है? टोटल इनकम के ऊपर थोड़ी बहस कर लेते हैं। व्हाट इज टोटल इनकम? द टोट पॉइंट 10 सेक्शन 10, टोटल इनकम इज सम ऑफ पर्सन्स इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम फॉर द ईयर। टोटल इनकम इज पर्सन्स इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम फॉर द ईयर। तो टोटल इनकम सारे हेड्स ऑफ इनकम को जमा करके जो है वो निकलती है, दैट इज कॉल्ड एज टोटल इनकम। ये देखो, ये है ना, टोटल इनकम इज सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम। ये टोटल इनकम की डेफिनेशन है। अच्छा भाई, अब जो है ना एक बड़ी मजे की डिस्कशन है, वो आपने बड़ी गौर से सुननी है और बड़ी अटेंटिवली। एक बंदा कहता है मैंने सैलरी कमाई है 2 मिलियन, बिजनेस मेरा टॉयज का है और एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर, टॉयज से 3 मिलियन कमाया, एग्रीकल्चर से 4 मिलियन कमाया। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन मैंने 1 मिलियन कमाई है, अदर सोर्स मैंने कमाई कोई नहीं, ज़कात मैंने दी कोई नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अच्छा, अब जो है ना बिजनेस इसने 2 कर रहे हैं, एक टॉयज खरीद के बेच रहा है, दूसरा इसने कोई आमों के बाग लगाए हुए हैं या सेब के बाग लगाए हुए हैं। एक बड़ी मजे की बात सुन लें आज, इसको मैं ग्रीन सिग्नल दे रहा हूं क्योंकि लॉ मेकर टैक्स पेयर को खुशी दे रहे हैं। कहते हैं ये वाली इनकम तुम्हारी माफ है। पाकिस्तान में हम एग्रीकल्चर को प्रमोट करते हैं, लोग बाग लगाएं, फसलें लगाएं, ये सारा करें, हम एग्रीकल्चर को प्रमोट करते हैं। आप जमीनें बंजर ना पड़ी रहने दो, जमीन आबाद करो, मेहनत करो, सब करो, आप जो है दिन रात एक करो, एग्रीकल्चर इनकम हम आपको माफ कर देंगे। ठीक है जी। अब जब आप पेपर में ये सॉल्व कर रहे होगे तो पेपर में इसका जब आंसर दोगे तो आंसर देते हुए आप क्या कहोगे? ये सैलरी है मेरी 2 मिलियन, क्लियर, बिजनेस इनकम है मेरी 3, ओके, बिजनेस इनकम है मेरी 3, कैपिटल गेन इनकम है मेरी 1, अदर सोर्स इनकम है मेरी 0। क्लियर? 3 4 5 6, 6 इज माय टोटल इनकम। न्यूमेरिकल आप ऐसे सॉल्व करोगे, न्यूमेरिकल। लेकिन एफबीआर वालों को
एक पेज जमा कराओगे, उस पर थोड़ी सी थ्योरी लिखोगे, उस पर थोड़ी थ्योरी लिखोगे। उस थ्योरी में क्या आप लिखोगे? आप थ्योरेटिकली बात करोगे कि मेरी टोटल इनकम ऑल हेड्स के मुताबिक, ये थ्योरी में बात, ये टैक्स निकालने के लिए बात नहीं कर रहा। टैक्स आपने किस पे देना है? हुकूमत को 6 पे। समझ रहे हो ना बात? टैक्स 6 पे देना है, टैक्स 4 पे नहीं देना। बस सीधी सी बात है। क्या आप परेशान नहीं, सीधी सी बात चल रही है, सादा सादा सी। जब आप थ्योरेटिकली हुकूमत से बात करोगे ना, थ्योरी का मतलब एक सफे पे लिख के दे दो, सफे पे लिख के हुकूमत को दे देना, यार मैंने 6 कमाया ये वाला, गॉट इट, 6 मैंने कमाया ये वाला, और इसके अलावा मेरी एग्जेम्प्ट इनकम 4 है, तो ये मेरी टोटल इनकम है, ये मेरी टोटल इनकम है। लेकिन अब आपने क्या करना है, ये हुकूमत को सिर्फ थ्योरी की हद तक, जैसे आप कोई सवाल नहीं करते थे अकाउंटिंग के, तो आप नीचे एक नोट सा डाल देते थे, तो आप यहां नीचे नोट डाल दो कि 6 के अलावा मैं 4 भी कमा रहा हूं, या हुकूमत को ये लिख के बता दो। लेकिन जब आप पेपर में न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो इसका कोई कंसर्न नहीं होगा। तो ये आपके लिए सिर्फ समझने के लिए मैं एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। पेपर में जो न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करना है वो ये है। तो आपने पेपर आई क्या पूछेगा, आपने किस पे टैक्स जमा कराने? आप कहेंगे हमने टैक्स जमा कराने 2 जमा 3 जमा 1 के ऊपर। हमने किस चीज पे टैक्स जमा नहीं कराना? एग्जेम्प्ट इनकम पे टैक्स जमा नहीं कराना। लेकिन अगर आई कैप में न्यूमेरिकल ना आए, आई कैप वैसे बताइए पूछ ले इसकी टोटल इनकम कितनी है, तो आप लिखा ना फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स हिज टोटल इनकम इज 6, हाउएवर थ्योरेटिकली हिज टोटल इनकम इज 10, हिज टोटल इनकम इज 10। यार ये ना हुकूमत को बता दो ना कि मैं ये 4 भी कमा रहा हूं, लेकिन इस 4 पे टैक्स नहीं देना, इस 4 पे टैक्स नहीं देना। आपको पता है कई दफा किसी चीज को हम डिफाइन करते हैं तो उसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, इस एतबार से भी डिफाइन कर दो, इस एतबार से भी डिफाइन कर दो। तो टोटल इनकम को आज मैंने आपके सामने 2 एतबार से डिफाइन किया है। न्यूमेरिकल्स की नजर में टोटल इनकम कितनी है? थ्योरी की हद तक टोटल इनकम कितनी है? 10। ये वाला 6 कहां से आया? ऑल हेड्स वाला। और ये एग्जेम्प्ट इनकम हमने एग्रीकल्चर ऐड की, तो ये टोटल इनकम आ गई, ठीक है। लेकिन अगर पेपर में न्यूमेरिकल आएगा तो ये कैलकुलेशन करना, ये वाली ना करना बैठ जाना। अब आपने टेबल्स में जाके जो देखना है, किसको देखना है? टेबल 1 या 2 जो भी लगेगा, वो भी मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ा कि इसका 75% लो और इससे कंपेयर करो, वो मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ा, वो खुद ही कर लेना ट्राई। मुझे बता दो ये 6 मिलियन है, रुपीज इन मिलियन है फर्ज करो, मुझे बता दो टेबल लगाते हुए, टेबल 1 और 2 लगाते हुए, जो भी लगाना है आपने, टैक्सेबल इनकम, ये टोटल इनकम कितनी देखोगे? 6 वाली देखोगे। 10 पे आपने टैक्स नहीं देना, आपने सिर्फ किस पे टैक्स देना है? 6 पे टैक्स देना है। क्लियर हो गई ये बात? तो इसकी मैं थ्योरी अभी पढ़ा नहीं रहा, थ्योरी इंशाल्लाह इसकी मैं आपको इस बात की कल पढ़ाता हूं। तो यहां पे आप जो है वो नोट कर लें, यहां तक नोट कर लें। एक क्वेश्चन है, इसका आंसर नोट कर लें। बल्कि ठीक है, आप वीडियो तो खत्म हो गई है, आप पॉज करें और नोट करें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। पॉज कर लें, वीडियो नोट करें, कल मिलते हैं।